Baby Toons. एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन बहुत गरीब था। जब वे केवल 18 बरस का था, उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। आज तक मोहन ने केवल दुखी झेले थे और उसकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा ही होता रहता था। उसके पिता के मरने के बाद गांव में एक सेठ ने मोहन से कहा, मोहन के बच्चे, तेरे पिता ने मेरे से बहुत सा कर्ज लिया था, लेकिन वे तो मुझे मेरा कर्ज वापस ना दे के ही ऊपर चला गया। अब तू बता, मेरे पैसे कैसे लौटाएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको पैसा लौटाऊंगा? मेरे पास सिर्फ एक झोपड़ी ही है जिसमें मैं रहता हूँ। उस झोपड़ी का मैं क्या करूं? अगर पैसा नहीं है तो तुझे उम्र भर मेरे खेत में मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी कर चुका पाएगा तू। और एक बात कान खोल के सुन ले, मैं तेरे ऊपर एक एहसान कर रहा हूँ। मेरे कर चुकाने के लिए मैं तुझे कोई पैसा वैसा नहीं दूंगी। मोहन बहुत सरल था, इसलिए वह कालिया सेठ की बात आसानी से मान गया। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाएगा तो मैं सब कुछ करूँगा। फिर क्या था, मोहन कालिया सेठ के खेत में मजदूरी करने लगा। दिन भर मोहन मजदूरी करता था। सेठ कालिया मोहन को इस काम के बदले सिर्फ रात को ही खाना देता था, लेकिन वह खाना खाने लायक नहीं था। हर रोज वे मोहन को 2 सूखी रोटी ही देते थे खाने के लिए। ए ले, ये खा ले और कल जल्दी से उठ जाना काम के लिए। सुबह मुझे तू काम करता दिखाई देना चाहिए। घोड़े बेच के सोते मत रहना, वरना तेरी ख्याल नहीं। जी सेठ जी। बात सिर्फ सूखी रोटी तक होती तो होता, लेकिन वे सेठ कालिया बेचारे मोहन को बहुत पीटता था, जैसे वे कोई जानवर हो। लेकिन बेचारा मोहन हालातों के आगे कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और मोहन 25 वर्ष का हो जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह मोहन थोड़ी देर से उठ क्या गया। उसे तो इस कारण बहुत परेशानी उठानी पड़ी। मोहन दबे पांव से जल्द जल्द कालिया सेठ के खेत की ओर चलने लगा। अरे बाप रे, उठने में देरी हो गई। आज सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। जैसे ही मोहन खेत पहुंचता है, वह देखता है कि कालिया सेठ लाठी लिए गुस्से से उसके ओर देख रहा था। उन्हें ऐसा देखकर मोहन बहुत डर जाता है। सेठ जी, माफ कर दीजिए सेठ जी, उठने में ज्यादा देर हो गई। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। अच्छा, माफ कर दो? अरे एक बार माफ करूंगा तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेत में काम करूं? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर सेठ मोहन को बेरहम से पीटने लगता है। वैसे तो मोहन हमेशा सेठ के मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था सेठ जी के अलावा उसकी इस दुनिया में कोई है नहीं। लेकिन आज मोहन सेठ जी को जवाब देते हुए कहा, बस करिए सेठ जी, और कितना पीटेंगे? रात में आप ही ने मुझसे देर तक काम करवाया था, इसीलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हो गई, और इसी वजह से मैं सुबह जल्द नहीं उठ पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? सेठ जी मोहन की ऐसी बातें सुनकर बौखला जाते हैं। हाँ, तो तू क्या चाहता है मोहन? गलती किसकी है? हाँ, मेरी?
अरे तू तो अपने माँ बाप को ही खा गया। आज मेरे टुकड़ों पे पलकर मुझसे ही जबान लड़ाता है। जा निकल जा मेरे खेत से। जब भूखे मरेगा तब आएगा मेरे पास लौट कर। सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वो खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर भागने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वह जा कहाँ रहा है, मगर मोहन सिर्फ उस गांव से बाहर जाना चाहता था जिस गांव ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। अब अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा, चाहे जैसा मुझे अपना गुजारा करनी पड़े। अपने आप से ऐसे ही बातें करते करते मोहन एक जंगल में पहुंच गया और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक आवाज सुनाई देते हैं। अरे ये कैसी आवाज है? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? हे ऊपर वाले, अगर ऐसा हुआ तब तो मेरी अंत है। जैसे ही मोहन झाड़ियों के पीछे जाता है, वह देखता है वहां पर एक सुंदर हिरन था। मोहन हिरन को प्यार से सहलाते हैं। हिरन मोहन के साथ कुछ देर रहता है और फिर वह उछलता कूदता हुए वे भाग जाते हैं। लेकिन तभी मोहन की नजर सामने बैठे एक साधु की ओर पड़ता है। साधु बैठकर तप कर रहे थे। मोहन को ऐसे बैठे देखकर साधु मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ, मेरे पास आओ। मोहन साधु के बुलाने पर उनके पास आते हैं। क्या बात है बेटा? बड़े परेशान लग रहे हो। हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। भूख, प्यास और थकान से शरीर भी व्याकुल है। अच्छा, तो सबसे पहले तुम उस झोपड़ी के अंदर जाओ। वहाँ कुछ फल रखे होंगे, वो उठाकर ले आओ। मोहन साधु की बात मान लेते हैं और झोपड़ी से कुछ फल ले आते हैं। साधु उसमें से कुछ फल लेकर बाकी फल मोहन को दे देते हैं। ये कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के फल तुम रख लो। लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। धन्यवाद बाबा, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं भूखा था। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाले ने बताया है। अच्छा, जरा अपना हाथ बढ़ाना। मोहन साधु की कोई बात समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वह अपना एक हाथ साधु की तरफ बढ़ा देते हैं। मोहन की हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगता है। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने सिर्फ राजा महाराजों के देखे हैं। तुम तो बहुत तकदीर वाले हो बेटा। मोहन को साधु की बातें सुनकर हंसी आ जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो साधु महाराज? आपकी बातें से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरे हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हो और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। मोहन की बात पर साधु हंसते हैं। क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन बड़े कष्ट से बिताए है।
मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। जीवन भर वे सेठ ने मुझे मारा पीटा। अरे, मेरी जैसी किस्मत तो किसी की ना हो, और आप कह रहे हो मेरी लकीरें राजा महाराज जैसी है, और मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। ये सब सुनकर साधु फिर मुस्कुरा देते हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी ही मेरे बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें पश्चिम की ओर चलना चाहिए और ये फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। फिर क्या था, मोहन साधु की दिए हुए फल लेकर पश्चिम की ओर चलने लगा। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाते हैं और मोहन को एक गांव दिखाई देते हैं। गांव देखकर मोहन को बड़ी खुशी होती है। आखिरकार गाँव आ गया। अब मुझे कम से कम जंगली जानवर के बीच रहना नहीं होगा। कितना डरावना था वे जंगल, लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। मोहन गांव में इधर उधर कोई काम और रहने की जगह ढूंढ रहा था। ठीक तभी उसे टुनटुन मौसी के एक मिठाई की दुकान दिखाई देती है। टुनटुन मौसी एक बूढ़ी औरत थी और सभी ग्राहकों से प्यार से बातें कर रही थी। वे मोहन को देखते हैं और कहती है, अरे, क्या हुआ बेटा? कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें? बताओ, तुम्हें तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा। जी ओ, नहीं नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूँ और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान पर कोई काम मिल सकता है? बदले में आप मुझे आज रात गुजार लेने देना। अच्छा ठीक है बेटा, तुम मेरी ये सब मिठाई की खाली डिब्बे संभालने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे सुजन को कितनी बार कहा, लेकिन वो मेरा मदद करने आया ही नहीं। लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ बेटा आओ। मोहन बहुत अच्छे से टुनटुन मौसी के हाथ बताया। टुनटुन मौसी को भी मोहन से बातें कर कर बहुत अच्छा लगा। रात होते ही टुनटुन मौसी मोहन को घर ले जाते हैं, जहां पर सिर्फ टुनटुन मौसी अपने बेटा सूजन के साथ अकेले रहते थे। सूजन के पिता का बहुत पहले मृत्यु हो गई थी। अरे माँ, एक इस भिखारी को उठाकर ले आए हो आप। तमीज से बात करो सुजन, ये मोहन है। आज रात ये ही रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। और तुम क्यों नहीं आए दुकान पे? आज कितना काम था। अरे माँ, मैं तो थोड़ा व्यस्त था। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं। तो कितना व्यस्त रहा होगा, अपने नालायक दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। खैर, ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहाँ रुकने के लिए दिया है, वही बहुत है। वाकई में तुम खाना बना सकते हो? हाँ हाँ, जरूर। और देखना, आपको मेरे हाथ का बनाया खाना खाकर बहुत अच्छा लगेगा। फिर मोहन उनके लिए खाना बना देते हैं। वाह, लाजवाब, क्या खुशबू आ रही है। आओ बेटा, तुम भी आओ, बैठो, हम सब साथ में भोजन करते हैं। क्या मैं आपके साथ? हाँ हाँ, और क्या, आओ आओ। मोहन जब ये देखता है कि टुनटुन मौसी उसके साथ इतना प्यार से व्यवहार कर रही थी, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
और वह घुटनों के बल बैठ जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम इतना भावुक क्यों लग रहे हो? बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझसे ऐसे प्यार से बातें की, इसलिए मन थोड़ा भावुक हो गया। चलिए अब सब साथ में भोजन करते हैं। इसके बाद वे सब साथ में भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह मोहन जल्दी उठ जाता है और सबके लिए नाश्ता भी बना देता है। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो वे उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हो। मालकिन, उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दी है, और सुजन सेठ को भी उठा दीजिए। क्या खुशबू है खाने की। अरे तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया बेटा मोहन। और हाँ, एक क्या मालकिन मालकिन कह रहा है, आज से तू मुझे मौसी कहकर बुलाएगा। टुनटुन मौसी के यह बात सुनकर मोहन को बहुत अच्छा लगता है और वो खुशी से कहता है, ठीक है टुनटुन मौसी। अरे सुजन उठ जा, देख मोहन ने कितना सुंदर नाश्ता बनाया है, खुशबू से सारा घर महक उठा है। टुनटुन मौसी के बातें सुनकर सूजन उठ जाता है और तीनों नाश्ता करने बैठे ही थे कि तभी उन्हें बाहर से ढोल बजने की आवाज सुनाई देती है। अरे, एक ऐसी आवाज है मौसी। अरे बेटा, लगता है महल के सैनिक गांव वालों के लिए कोई संदेश लाया है। वो इसी तरह ढोल बजाकर सबको बुलाते हैं। चलो हम भी चलकर देखते हैं। मोहन और बाकी सब जाकर देखते हैं तो वाकई में महल के कुछ सैनिक वहां पर ढोल बजा के सभी को बुला रहे थे। जब सब गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं तो एक सैनिक बोलता है, सुनो सुनो गांव वालों, राजकुमारी जिया विवाह के लिए उचित वर ढूंढ रही है। जो भी गांव वाला उनकी एक खतरनाक शर्त पूरी करेगा, महाराज उसकी विवाह राजकुमारी से करवा देंगे और राज्य भी उसी को सौंप दिया जाएगा। आप में से जो भी राजकुमारी जिया की शर्त पूरी करना चाहे वो कल सुबह महल में पहुंच जाएगा। सैनिक की यह बातें सुनकर गांव वालों में हलचल ही मच जाते हैं। कई नौजवान राजकुमार बनने की लालच में राजकुमारी की शर्त पूरी करने के बारे में सोच भी लेते हैं, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता था कि राजकुमारी की शर्त थी क्या। सभी लोग अब राजकुमारी की शर्त पूरी करने की बारे में सोच रहे होंगे। ना जाने वो कौन खुशकिस्मत होगा जिसकी किस्मत बदल जाएगा। जब टुनटुन मौसी यह बात सुनता है तो वह भी अपने बेटे से कहती है, ऐ सुजान, अरे क्यों ना तू कल महल में जाकर अपनी किस्मत आजमा ले। हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या पता राजकुमारी तुझे पसंद कर ले। अरे माँ, यदि कोई कहने की बात है मैं कल जरूर जाऊंगा। अरे क्या मालूम राजकुमारी मुझे देखकर ही शर्त बर्त भूल जाए और मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाए। उनका मुझ जैसा नौजवान पर फिदा हो, कोई बड़ी बात तो नहीं। ख्याली पुलाव पकाना तो कोई तुझसे सीखे। असल जीवन में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता बेटा। हाँ मौसी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने भी जीवन में यही सीखा है। हाँ तो मोहन, तुम भी कल इसके साथ महल चले जाना। क्या पता तुम्हारी भाग्य चमक जाए या फिर तुम्हें वहां पर कोई नौकरी ही मिल जाए। मौसी, मुझे तो मेरे किस्मत पर बिल्कुल भरोसा नहीं। कहाँ राजकुमारी और कहाँ मैं, लेकिन हाँ, शायद मुझे वहां पर कोई नौकरी मिल जाए। अगले दिन मोहन सूजन के साथ महल की ओर चलने लगा। कुछ ही देर जाकर वह लोग देखा कि गांव के बाकी सब नौजवान महल की ओर जा रहे थे, क्योंकि सबके मन में राजकुमारी से विवाह करने की लालच था। देख रहे हो मोहन, कितनी भीड़ के साथ वे लोग महल की ओर चल रहा है। हर एक आदमी के मन में सिर्फ राजकुमारी को पा लेने की ख्वाब है। हाँ, देखो किसकी किस्मत चमकेगी आज। थोड़ा चलने के बाद सभी लोग महल की सभा पर पहुंच जाते हैं। वहां पर महाराज अपने बेटी जिया के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही सभी गांव वाले और साथ साथ दूसरे राज्य के कई लोग वहां पर उपस्थित हो जाते हैं तो राजकुमारी कहती है, आप सभी
मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने कहा था, मेरी एक शर्त है और इसे जो भी पूरा करेगा मैं उसी से ही विवाह करूंगी। तो अब सभी क्या मेरी शर्त पूरी करने के लिए तैयार है? उतने में ही एक दूसरे राज्य की राजकुमार कहते हैं। हाँ राजकुमारी जी, हम सब तैयार हैं। आप सबने तो हमारे महल की पालतू शेर के बारे में सुना ही होगा। ये तो इस राज्य की क्या, आसपास के सभी राज्य की सबसे खूंखार शेर है। तुम में से जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है उसे हमारी शेर से लड़ना होगा और उसे हराना होगा। लेकिन ध्यान रखें, उसे एक खरोच तक लग नहीं चाहिए। आपको उसे इस तरह से हराना और अपने बस में करना होगा कि जिससे वे खुद ब खुद आपके सामने घुटने पर बैठ जाए। जैसे ही सभा में उपस्थित सभी लोग राजकुमारी की यह बातें सुनता है, आधी सभा तो वहीं पर खाली हो जाती है। कई गांव वाले और राजकुमार तो अपने घर लौट जाते हैं। सूजन भी डर के मारे घर वापस आने लगता है, लेकिन मोहन उसे रोक लेता है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो फिर आपको तो एक कोशिश करनी चाहिए जरूर। राजकुमारी के ऐसी शर्त के पीछे कोई कारण जरूर होगा। अरे मैं पागल थोड़ी हूँ जो जानबूझकर शेर के साथ लड़ूंगा। मोहन और सूजन भीड़ में काफी पीछे खड़े थे, इसलिए उन्हें राजकुमारी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही सभा खाली होने लगती है, मोहन को राजकुमारी जिया दिखाई देती है। वह इतनी खूबसूरत थी कि मोहन उन्हें देखते ही मोहित हो जाते हैं, लेकिन सूजन उसका हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। अब सभा में कुछ गिने चुने लोग ही थे। देखा पिताजी, आधे से लोग तो मेरे शर्त सुनते ही भाग गए और अब ये जो बचे हैं ये शेर को देखकर भाग जाएगा। बेटी तुमने रखी भी तो ऐसे शर्त, लगता है तुम्हें विवाह करनी नहीं। लेकिन चलो हम इन्हें शेर के पिंजरे के पास ले जाते हैं, क्या पता इनमें से कोई तुम्हारा होने वाला राजकुमार हो। ये नामुमकिन है पिताजी, ऐसा कोई वीर आज तक जन्मा ही नहीं। जो लोग बचे थे उन्हें लेकर सैनिक महल की बगीचे आते हैं। वहीं पर एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था जिसके अंदर एक शेर कैद था। इतना बड़ा शेर देखकर कुछ लोगों की तो सिटी बिट्टी गुल हो जाती है, मगर मोहन की नजर तो राजकुमारी से हटी नहीं रही थी। मेरे पास अब खोने के लिए है ही क्या। वैसे भी मेरी पूरी जिंदगी इतनी खराब बीती है, कौन ही मेरे घर पर इंतजार कर रहा होगा। इसलिए मैं एक बार ये शर्त पूरी करने की कोशिश जरूर करूंगा। क्या पता मेरे भाग्य सचमुच का चमक जाए। जैसे ही लोगों के सामने शेर आते हैं तो जो बचे कूचे लोग थे वह भी भाग गए। अब सिर्फ मोहन ही अकेला बच गया था। मोहन को अभी भी वह पर खड़ा देखकर राजकुमारी चौंक जाती है। अरे तुम गए नहीं? लगता है तुम्हें अपने जीवन से कुछ खास लगाव नहीं है। नहीं राजकुमारी जी, मुझे इससे एक बार लड़ना है और आपकी शर्त पूरी करनी है। और जहाँ तक रही जीवन की बात, तो मेरी जीवन में वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मुझे जीने की बहुत चाहत हो। क्या सच? तो ठीक है, जाओ वहाँ पर उस शेर की पिंजरे में और आजमा लो अपनी किस्मत। कुछ सैनिक जल्दी से पिंजरे खोल देते हैं और मोहन अंदर चला जाता है। अंदर वे शेर गुस्से में मोहन को देखकर दहाड़ रहा था। मोहन पहले तो उसे देखकर डर जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं खोता। शायद राजकुमारी के वो शर्त पूरी करने के लिए मुझे इससे लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं इसे शांत करवा कर भी तो घुटने के बल ला सकता हूँ। तभी मोहन देखता है कि शेर की पैर में तो चोट लगी हुई थी और वहां से खून भी बह रहा था, इसलिए शेर और ज्यादा गुस्से में था। ये देखकर मोहन सब कुछ समझ जाता है। चोट?
मगर अभी तक तो किसी ने शेर के साथ लड़ाई नहीं की है। इसका मतलब ये कोई पालतू शेर नहीं है, बल्कि जंगली शेर है। इसे पकड़कर लाया गया है। मुझे इसे शांत करना होगा। तभी शेर गुस्से में मोहन की ओर आता है, लेकिन मोहन वहां से हट जाता है और शेर को ऊपर से दबोच लेता है। इसके बाद मोहन शेर को प्यार से सहलाने लगता है। शांत हो जाओ मेरे दोस्त। अभी सब ठीक हो जाएगा। मैं और तुम बिल्कुल एक जैसे हैं। मुझे अपना समझकर शांत हो जाओ। शेर मोहन को अपने ऊपर से गिरा देता है और फिर से उसके ऊपर आने लगता है, लेकिन इस बार भी मोहन शेर के चपेट से बच जाते हैं और वह शेर को पीछे से पकड़कर सहलाने लगता है। शांत हो जाओ मेरे दोस्त। तुम्हें तुम्हारा परिवार के पास में ले जाऊंगा, उसी जंगल में जहां तुम रहते हो। बस तुम शांत हो जाओ। मोहन की यह बातें सुनकर शेर सचमुच का शांत हो जाते हैं और वे बैठ जाता है, जैसे मानो मोहन की बातें समझ गया हो और उसे भी अब घर वापस जाना है। मोहन शेर की चोट पर थोड़ा अपना कपड़ा फाड़कर लगा देता है। यह नजारा देखकर राजकुमारी और राजा तो हैरान हो जाते हैं। बेटी, इस लड़के ने तो तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। अब तुम क्या कहना चाहोगी? हाँ पिताजी, क्योंकि वो सिर्फ हिम्मत वाला और बुद्धिमान नहीं है, बल्कि ये मेरी तरह जानवरों के दर्द को भी समझता है। सिपाहियों, उसे पिंजरे से बाहर निकालो और शेर की मरहम पट्टी करके उसे उसके जंगल में छोड़ दो। सिपाही ऐसे ही करते हैं। जैसे ही मोहन को निकालकर राजकुमारी के पास ले आते हैं, मोहन राजकुमारी से एक सवाल करता है। राजकुमारी जी, ये शेर पालतू नहीं था, बल्कि जंगली था और इसे पहले से ही चोट लगी हुई थी। तो आपने ऐसा क्यों कहा कि ये पालतू है और अपने ऐसी शर्त क्यों रखी? वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले मैं शिकार के लिए जंगल गई थी। वहाँ मैंने देखा ये शेर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। मैं इसके देखभाल के लिए इसे महल ले आई, लेकिन ये अपना परिवार से दूर होने के कारण बहुत गुस्सा था। उसी वक्त मेरे पिता मेरे विवाह के लिए जिद कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसी शर्त रखूं जिससे पिताजी भी शांत हो जाए और मुझे विवाह भी नहीं करना पड़े। मुझे लगा था कि कोई भी मेरा शर्त पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन आपने तो एक कमाल कर दिया। सही कहा राजकुमारी ने। अब यह विवाह हम धूमधाम से आपसे करवाएंगे। आप ही हमारे राज्य के नए महाराज हो। लेकिन राजकुमारी, आप इस शर्त से बंधित नहीं है। अगर आपको मुझ जैसा गरीब से विवाह नहीं करनी है, तो मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। मोहन की यह बातें सुनकर राजकुमारी कहती है, बिल्कुल नहीं है। मुझे मेरे पति में जो भी खूबियाँ चाहिए थी वो सब आप में है, इसलिए मैं आपसे खुद विवाह करना चाहती हूँ। फिर क्या था, राजकुमारी जिया का विवाह धूमधाम से मोहन से हो जाता है। ये खबर सुनकर मोहन का पुराना सेठ कालिया का तो सर ही चकराने लगता है और मोहन की टुनटुन मौसी तो बड़ी खुश होते हैं। मोहन राज्य के नया राजा बन जाता है और राजकुमारी के साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट पर जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।